हेलो, वेलकम, स्वागतम। तीसरे पार्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और फाइनल पार्ट, जो लास्ट है, इसी में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पहले दो पार्ट्स थे। पहले पार्ट में क्या था? कार्बन का बेसिक, उसकी चेन, उसका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण और आइसोमर्स। और दूसरे पार्ट में होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में कौन? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक हमने डिटेल में देखा था, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, और ज्यादा ही अच्छे हो तो प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। और नहीं किया, थोड़ा टाइम निकालो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा ये चैप्टर। जो आज की क्लास है, इसमें हमें कार्बन कंपाउंड्स को पूरा निपटाना है। इसके अंदर आपका रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। और पूरी से मेरा मतलब है मेन तीन देखनी है: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और कंबशन। ये तीन हमें इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्टर के बारे में। एस्टर, अगर ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट करता है या वाइस वर्सा, कार्बोक्सिलिक जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो आपको एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है, जिसको बोलते हैं एस्टर। जैसा था इथाइल इथेनोइक। तो इस क्लास में एस्टर बनाएंगे डिटेल में कि कौन सा कार्बोक्सिलिक कौन से अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या एस्टर देगा, उसकी नेमिंग, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर आज वो तसल्ली से करेंगे। उसके बाद उसी से आएगा आपका सैपोनिफिकेशन। एस्टर से हम बनाएंगे सोप, और सोप का देखेंगे क्लींजिंग एक्शन, डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस, और उसके बाद चैप्टर खत्म। आज बस यही है, देखें, और इसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। अपने माइंड को कर लो पूरी तरह से फोकस और स्टार्ट करते हैं। Do it, make it. ये तीन रिएक्शन है: कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। यही तीन रिएक्शन हमें पढ़नी है, और यही तीन आपकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्लास 10 में। इन तीन के अलावा और कोई नहीं करनी। और कंबशन जो है बहुत बेसिक सी है। कंबशन का मतलब क्या है? छोटी क्लास में पढ़ा है ना, कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर क्लास 8। तो कंबशन का मतलब क्या है? किसी चीज को जलाना, बंद करना। और जलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? माचिस नहीं। माचिस तो एक तरह से मान लो इनिशियल टेम्परेचर का वो काम कर रहा है। आपके पास माचिस है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई फ्यूल ही नहीं है। वो सामने जो आपका पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो ऐसा है ही नहीं कि उसमें माचिस लगाने के बाद भी वो जल जाए। फिर क्या करोगे? या आपके पास फ्यूल भी है, माचिस भी है, माचिस में आग भी है, लेकिन आसपास CO2 गैस है, तो भी क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो कंबशन के लिए मेन दो चीजें चाहिए। एक है आपके पास फ्यूल होना चाहिए, और दूसरा आपके पास वो गैस होनी चाहिए जो कंबशन को सपोर्ट करे। इसलिए जब भी कंबशन रिएक्शन आता है, अगर आपको बोल देंगे इसी कंबशन रिएक्शन देनी है, ऐसी कंबशन रिएक्शन देनी है, तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब होता है हम किससे रिएक्ट करवाते हैं? O2 से। क्योंकि कोई भी चीज जो जलती है वो जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, जलना वो बंद हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े, तो हाइड्रोकार्बन में हमने क्या लिया? CH4। अब CH4 आप बताओ सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? CH4 क्या है आपका? सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम है मीथेन। तो ये मीथेन है, सैचुरेटेड है। अब इसकी आपको कंबशन करने के लिए बोल दिया जाएगा। और कंबशन करने का मतलब क्या है? आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के दिखाना है। तो आपने ऑक्सीजन से उसको रिएक्ट करा और आपको क्या मिलेगा? एक और चीज यहाँ ध्यान रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन आए, चाहे वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चाहे C6 है, चाहे 600 है, कोई भी आए आपके पास हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर आप उनकी कंबशन करते हो तो आपको ये चार चीजें जो हैं फिक्स मिलती हैं: CO2, H2O, हीट और लाइट। यानी जब आप मीथेन को कंबशन रिएक्शन कर रहे हो तो आपको ऑक्सीजन से आपने रिएक्ट करा, आपको क्या मिला? CO2, H2O, हीट और लाइट। और आगे और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अल्कोहल है आपके पास, तो अल्कोहल क्या हमारे पास? C2H5OH। कंबशन रिएक्शन बोला तो कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन से आपने रिएक्ट करा के दिखा दिया। अगेन क्या मिलेगा? सोचना ही नहीं है। CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। यही चार चीजें जो है ना आपको फिक्स मिलनी है। तो फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क आएगा इसकी बैलेंसिंग में। जब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर अलग है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर अलग है। तो फर्क किसमें आएगा? सिर्फ बैलेंसिंग में आएगा। प्रोडक्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब उसकी कंबशन रिएक्शन करते हैं यानी इन दी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको बर्न करते हो, तो आपको यही चार चीजें फिक्स मिलनी है: CO2, H2O, हीट और लाइट। और जनरली पेपर में आपसे अल्कोहल की कंबशन पूछ लेंगे, एसिटिक एसिड की पूछ लेंगे, या मीथेन की। रिजल्ट ये फिक्स है। बस सारा जो काम है वो बैलेंसिंग का है। कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर जो है इधर उधर शिफ्ट करके चेंज करने हैं, बस। समझ आई बात?
अब सुनने में आसान है, कंबशन में ये चार चीजें हो रही हैं, लेकिन अब कंबशन में क्या है डिफरेंस। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन। तो फर्क क्या है? पहला, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये जलते हैं आपके ब्लू फ्लेम से। और जितने भी अनसैचुरेटेड है, इन और आइन, वो आपके जलेंगे येलो, रेड या ऑरेंज फ्लेम से। जनरली येलो होती है, ठीक है, फ्लेम से। इसका लाइव उदाहरण आप अपने घर में देख सकते हो। गैस स्टोव पे जाओ और ऑन कर दो उसको, कैसी फ्लेम निकलती है? ब्लू कलर की। तो उसमें क्या है? सिलेंडर से गैस आ रही है, और सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है? एलपीजी। अब एलपीजी क्या आप बोलोगे सर? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है जी, तो पेट्रोलियम गैस कौन सी है? लिक्विफाइड जो गैस, जो पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया गया है, तो एक्चुअल में वो गैस कौन सी होती है सिलेंडर के अंदर? वो होती है आपकी प्रोपेन या ब्यूटेन। प्रोपेन या ब्यूटेन। अब यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। एन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन। तो सिलेंडर में कौन सी गैस आपकी है? प्रोपेन और ब्यूटेन। इसलिए जब आप उसको ऑन करते हो कैसे जलती है? ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। और ब्लू फ्लेम से क्यों जलती है, इसका रीजन एक और है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है और इसके अंदर आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कहने का क्या मतलब है? यानी जो आपका सैचुरेटेड है उसके अंदर जितने भी आपके कार्बन है वो सारे के सारे आपके जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, यानी कुछ भी नहीं बचता, कंप्लीट कंबशन हो रही है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड है इसके अंदर सारा कार्बन आपका बर्न नहीं होता, जलता नहीं है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। और क्योंकि सारा कार्बन जला नहीं, तो किस फॉर्म में चला गया? वो आपका ऐश या स्मोक। तो इसमें से जब आप अनसैचुरेटेड को जलाओगे तो स्मोक रिलीज होता है, लेकिन जब आप सैचुरेटेड को जलाओगे तो कोई भी स्मोक आपको नहीं मिलता। और तो और जब आप इसको जलाओगे, सैचुरेटेड को बंद करोगे, तो कोई रेसिड्यू भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको बंद करते हो तो पीछे आपको रेसिड्यू मिलेगा, यानी कुछ लेफ्ट आउट रह जाएगा, ऐश वगैरह। समझे? क्लियर है? तो चार मेन डिफरेंस है। पहला, फ्लेम का कलर। सैचुरेटेड क्या है? ब्लू फ्लेम के साथ है। अनसैचुरेटेड येलो, रेड या ऑरेंज फ्लेम के साथ है। मतलब ब्लू फ्लेम, व्हाइट फ्लेम जो होती है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वो तभी पहुंच सकता है जब कंप्लीट कंबशन हो आपकी। सैचुरेटेड में आपका कंप्लीट कंबशन है, अनसैचुरेटेड में आपका इनकम्प्लीट कंबशन है। सैचुरेटेड में आपके पास कोई भी स्मोक या सूट, एक और चीज, सूट प्रोड्यूस नहीं होता। सूट क्या है? सूट क्या होता है? सूट होता है जैसे कि कैंडल आपने जलाई और उसके ऊपर आप पेपर रख दो थोड़ा सा ऊपर, तो धीरे धीरे वो पेपर जो है वो काला होने लग जाएगा, क्योंकि कैंडल की फ्लेम के ऊपर से जो हल्का सा काला काला सा पतला सा धुआं निकलता रहता है, वो क्या आपका सूट है। और वो तभी रिलीज होता है जब आपका कार्बन जो है पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता। और वो किसमें नहीं हो पाता? अनसैचुरेटेड में। इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सूट प्रोड्यूस होती है, यानी काला धुआं प्रोड्यूस होता है, लेकिन सैचुरेटेड में नहीं होता। दिमाग में गैस रखो, बस गैस ऑन कर लो, जैसे कुछ अब दिमाग में बताओ कि उसमें सूट बन रही है, नहीं बन रही, रेसिड्यू बच रहा है, नहीं बच रहा, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा, ब्लू फ्लेम से जल रही है, हो रही है, तो यानी कंप्लीट कंबशन हो रही है। तो वो सारी क्या है? सैचुरेटेड, प्रोपेन और ब्यूटेन। समझे? अब इसमें से भी सवाल आ जाता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है सैचुरेटेड वाला इतनी बढ़िया तरीके से, कि ब्लू फ्लेम भी है, कंप्लीट कंबशन भी है, सूट भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है, रेसिड्यू भी नहीं है, इसका कारण क्या है? ऐसा क्या है उसके अंदर सैचुरेटेड में जो अनसैचुरेटेड के पास नहीं है? तो इसका कारण ये है कि अनसैचुरेटेड के पास कुछ ज्यादा ही है वो, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो सैचुरेटेड के अंदर आपकी कम होती है और अनसैचुरेटेड के अंदर ज्यादा होती है। तो इससे क्या? इससे ये कि भाई सैचुरेटेड के अंदर कार्बन की परसेंटेज कम है, तो गिवन ऑक्सीजन की सप्लाई में वो सारा का सारा कार्बन आपका बर्न हो जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, तो गिवन और प्रोवाइडेड ऑक्सीजन के अंदर वो सारा कार्बन बर्न नहीं हो पाता। और क्योंकि वो सारा कार्बन बर्न नहीं हो पाता, इसलिए ये सारी चीजें वो शो करता है। समझे? तो अगर आपसे पूछे कि सैचुरेटेड इतनी बढ़िया कंबशन क्यों शो करता है, ना बढ़िया फ्यूल क्यों है, क्योंकि पहला रीजन क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन उसके अंदर कम है। इट रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोवाइड क्लीन एंड कंप्लीट एनर्जी। लेकिन इसके अंदर अनसैचुरेटेड में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है, जो रेडिली रिएक्ट नहीं करता, कुछ कार्बन लेफ्ट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। समझ आई? क्लियर है? ठीक। तो अगर इसमें ये पूछ ले कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, एलपीजी में कौन सी गैस है, तो भाई
प्रोपेन और ब्यूटेन। अच्छा, ये होती है कलरलेस और ओडोरलेस, यानी ना इनका कोई कलर ना इनकी स्मेल। लेकिन जब सिलेंडर लीक हो रहा होता है तो स्मेल तो आती है। तो स्मेल किस चीज की होती है? तो वो होती है आपकी इथाइल मेरकैप्टन। ये वो गैस है, इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज्यादा पंजेंट होती है। तो सिलेंडर में से जो स्मेल आती है ना, उसकी करेक्ट स्मेल वो इस गैस की वजह से आती है। और ये हमें क्यों डालने की जरूरत है? इसलिए डालने की जरूरत है क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो बहुत ही हल्की गैस है और ना ही इनमें कलर है ना ही इनकी कोई स्मेल है। तो मान लो ये आपने डाली नहीं, सिर्फ ये भर रखी है और सिलेंडर हो रहा है लीक, हल्की है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ ना ओडोर है कुछ पता ही नहीं चलेगा। और आपने किचन में आपने जला लाइटर और लाइटर के साथ साथ सब जल जाना है। तो इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर सको कि भाई गैस लीक हो रही है तो क्या डालते हैं? इथाइल मेरकैप्टन। ध्यान रहेगा, ना रहे तो भी रखना, ठीक है, दिमाग में ये चीजें बिठा के रखना। कंबशन रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफरेंस खास तौर से। अब इसमें सवाल आ जाता है कि भाई इथेनॉल क्यों डालते हैं पेट्रोल के अंदर, एडिटिव की तरह यूज करते हैं इथेनॉल के पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल अकेला नहीं कर सकता कंबशन, तो इथेनॉल क्यों डाल रहे हैं? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इथेनॉल जो है वो एक अच्छा फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है और कंबशन रिएक्शन बहुत अच्छी शो करता है। क्योंकि इथेनॉल क्या है? C2H5OH और उसके अंदर कार्बन कार्बन का क्या है? सिंगल बॉन्ड बना, तो सैचुरेटेड सही है। तो इसलिए वो कंबशन जो है कंप्लीट शो करता है, अच्छी शो करता है, क्लीन है, इसलिए उसको पेट्रोल में एज अ एडिटिव डाला जाता है और यूज किया जाता है। चलो, पेट्रोल का भी हो गया। अब इसके बाद एक और चीज जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो है आपके एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन जो है कॉमन नेम है आपका इथाइन का, यानी जो आपका होता है C2H2। C2H2 क्या है आपका? इथाइन। इथाइन क्यों है? कार्बन का जितना नंबर है डबल करके क्या हो रहा है? 2 माइनस हो रहा है, तो C2H2 है, तो ये क्या आपका? इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है। और इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन। और ये जो एसिटिलीन गैस है ये यूज होती है आपकी वेल्डिंग के अंदर। कैसे? ऑक्सीजन के साथ। यानी अगर पूरा बोले तो जो यूज होता है वो है आपका ऑक्सी एसिटाइलिन, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ देखो कि भाई ये है अल्काइन। अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड, और अभी हमने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड तो सारे खराब तरीके से कंबशन शो कर रहे हैं, सूट प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। तो क्यों एसिटाइलिन, और वो भी वेल्डिंग में? वेल्डिंग करते हुए देखा ना, बिल्कुल व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, चश्मा लगा के करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हीट होती है उसमें। तो एसिटाइलिन कैसे कर रहा है सब? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एसिटाइलिन अकेला नहीं है, इसके साथ कौन है? ऑक्सीजन। अगर एसिटिलीन नॉर्मल एयर में आप बर्न करते हो, यानी इथाइन को अगर आप नॉर्मल एयर में बर्न करते हो, तो उसके अंदर यही सारी प्रॉपर्टी शो होंगी। ना ब्लू फ्लेम निकलनी है, ना व्हाइट फ्लेम निकलनी है, फूड भी प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, कंप्लीट कंबशन भी नहीं होगी, पूरी यही प्रॉपर्टी शो करेगा अगर नॉर्मल एयर में बर्न करते हैं। लेकिन वेल्डिंग जब आप करते हो तो आप उसमें देखो कि उनकी दुकान में एक सिलेंडर रखा होता है। वो सिलेंडर किस चीज का है? वो सिलेंडर है ऑक्सीजन का। तो जो एसिटिलीन है, यानी ये जब ऑक्सीजन से कंबाइन करवाते हैं हम इसको, यानी जब ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो इसको वेल्डिंग में यूज करते हैं। तो अब ये भी सवाल आता है कि भाई इतनी चोचलेबाजी क्यों? सीधा सीधा ब्यूटेन प्रोपेन ले लेते, इसी को कर लेते, इसमें हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सही तरीके से बर्न कर रहे थे, तो इसमें इथाइन को ही क्यों लेना है? तो लेना इसलिए है कि इनके अंदर एक अच्छी चीज है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है। अब ये इस तरीके से, यानी जो अच्छी कंबशन शो नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन तो ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो सारा कार्बन आपका बर्न हो जाए और इसी वजह से बचा हुआ कार्बन सूट और रेसिड्यू की फॉर्म में निकल जाता है। लेकिन सोचो, अगर परसेंटेज भी ज्यादा है और उसको ज्यादा ऑक्सीजन भी मिल जाए तो कंबशन भी गिवन टाइम के अंदर ज्यादा होगी सैचुरेटेड के मुकाबले, क्योंकि सैचुरेटेड में एक परसेंटेज कार्बन की कम है, तो कम ऑक्सीजन के साथ काम चला के वो बढ़िया रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड में परसेंटेज कार्बन की ज्यादा है और उस परसेंटेज के हिसाब से, ज्यादा कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से उसमें अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाए तो वो गिवन टाइम में एक कम समय में ज्यादा अच्छे से कंबशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही वजह होती है यहाँ पे एसिटिलीन यानी एक अल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज किया जाता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ज्यादा अच्छे से कंबशन रिएक्शन शो होती है। समझे? तो इसलिए जो वेल्डिंग में यूज होती है वो क्या है आपका? ऑक्सी एसिटिलीन। अब क्लियर है? कोई दिक्कत? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस देख लिया, इथेनॉल क्यों ऐड करते हैं ये हमने देख लिया, क्यों सैचुरेटेड अच्छा कंबशन शो कर रहा है, अनसैचुरेटेड इस तरीके से शो कर रहा है, उसका रीजन हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। और परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से यहाँ पे हमें क्या यूज करते हैं वेल्डिंग में? ऑक्सी एसिटिलीन। क्लियर है ये चीज? ठीक है।
अब है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे आपके क्लास में भी होते होंगे सब्स्टिट्यूट पीरियड लग जाते हैं, यानी जब कोई मैडम नहीं आती तो उसके कोई और मैम आ जाती है, आपके सर आ जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, मैथ्स में भी सब्स्टिट्यूशन किया ना, एक की वैल्यू दूसरे में हम पुट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन का यही है, यानी एक की जगह में क्या रखना है, दूसरे को रखना है। आपके पास एक कंपाउंड होगा और जनरली बेचारे किस्मत हाइड्रोजन की खराब होती है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करना है। हाइड्रोजन गिवन होगा कार्बन के साथ, वो हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, उसके कुछ और लगाते जाएंगे, तो यानी हाइड्रोजन जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट होता जाएगा और एक नया कंपाउंड आपको बनता चला जाएगा। ये है सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें भी जो मेन हमें देखना है वो है सिर्फ मीथेन और क्लोरीन का, बस, बाकी कुछ नहीं। जैसे आपके पास मीथेन है CH4, आपने यहाँ पे लिया क्लोरीन Cl2, और हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। और ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। आपको लेना है मीथेन, मीथेन के साथ क्लोरीन लेना है, और क्लोरीन के साथ आपको क्या हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह क्लोरीन आ गया, और ये आपका क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा डिटेल में समझो। जैसे आपके पास एक कार्बन था 1 2 3 4, इसके पास क्या थे, हाइड्रोजन थे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आया क्लोरीन, क्लोरीन है Cl2, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोरीन आया। अब कार्बन के 4 तो कंप्लीट है, तो इसके पास जगह तो है नहीं और किसी को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या करेगा, खुद चला जाएगा ताकि क्लोरीन वहां पर आ सके, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन में कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, यानी हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, जो ये चला गया वो आपका अलग हो गया, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं जो चला गया, और एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये क्लोरीन आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्लोरीन इसके पास से चला गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब बचा क्या, ये बन गया आपका क्या, CH3Cl, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ने क्या बना लिया आपका, HCl गैस। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे है Cl2, लेकिन सब्स्टिट्यूट कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है, और एक किसके साथ जा रहा है, जो बचा हुआ H है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता 2Cl2, तो अब इसका मतलब क्या है, क्लोरीन 4 है, लेकिन 4 में से 2 क्लोरीन जाएंगे यहाँ पर, यानी ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2, और यहाँ पे जाएंगे 2 क्लोरीन, यानी बन जाएगा 2HCl। ये भी थोड़ा विस्तार में समझ लो। कार्बन अगेन इसके पास 4 हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और अब की बार क्या है हमारे पास 2Cl2। 2Cl2 का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, और क्लोरीन के ऐसे हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं H, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमारे अलग हो गए। तो 2 हाइड्रोजन जो अलग हुए उसकी जगह क्या आएंगे, हमारी 2 क्लोरीन आएगी, तो 2 Cl हमारे यहाँ पे आके बैठ गए, तो बन गया CH2Cl2। अब 2 क्लोरीन ये रह गए, 2 H ये रह गए, तो मिलके क्या बना लिया उन्होंने, 2HCl। ये रहा आपका 2HCl, समझे। अगर यहाँ पे 3 हो तो अब बताओ, क्लोरीन हो गए हैं 6, लेकिन यहाँ पे बनेगा क्या, CHCl3। क्लोरीन बेशक से 6 हैं, लेकिन जो इसमें जुड़ेंगे कितने जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, CHCl3, और यहाँ पे HCl कितना हो जाएगा, 3HCl। यानी आधे जाएंगे हाइड्रोजन के पास और आधे जाएंगे इस मीथेन के पास। और इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली रिएक्शन है, मीथेन प्लस 3Cl2 in the presence of sunlight gives CHCl3 plus 3HCl, और CHCl3 जो है यह है आपका ट्राई क्लोरो मीथेन, जिसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। और इसकी प्रिपरेशन आपको पूछी जाती है कि क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करके बताओ मीथेन से। स्टेप वाइज भी पूछ सकते हैं और सिंगल रिएक्शन में भी पूछ सकते हैं। स्टेप वाइज अगर होगा तो कैसे होगा, सिंगल होगा तो कैसे, एक बार समझ लो पूरा दोबारा से। पहले स्टेप वाइज समझते हैं। जैसे कि आपके पास है CH4, ठीक है, तो इसके अंदर एक एक करके क्लोरीन ऐड करते जाएंगे। Cl2 आपने ऐड किया तो हमें पता है एक बार में एक क्लोरीन जाएगा और एक हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जो है वो HCl तो बना ही लिया। अब एक क्लोरीन यहाँ पे जा चुका है, तो ये क्या था, CH4 था, लेकिन एक क्लोरीन आ गया तो क्या हो गया, CH3 और साथ में क्लोरीन, पहले ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, अगेन CH3Cl,
दोबारा से इसमें आपने क्लोरीन रिएक्ट करवाई, अब क्या होगा, क्लोरीन 2 है लेकिन एक टाइम पे एक ही जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, अभी CH3 था लेकिन एक और क्लोरीन जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये CH2 और Cl कितने हो गए 2, और यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, HCl आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी हमें चाहिए क्या, CHCl3, तो एक बार और करना पड़ेगा, तो CH2Cl2 आपके पास है, दोबारा से क्लोरीन लिया, क्लोरीन 2 है लेकिन आएगा एक, तो एक और हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 था तो अब कितना रह गया, सिर्फ CH, और क्लोरीन कितने हो गए Cl3, और HCl आपका अलग हो गया। तो ये तो हो गए स्टेप वाइज रिएक्शन। अच्छा सनलाइट जरूर लगा देना, बता देना यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन, ये हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन की आपका क्लोरोफॉर्म, तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन हो गई। अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्टेप वाइज तो ही दिखानी है। मान लो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्लोरोफॉर्म बनाओ मीथेन से, कुछ नहीं बोला, स्टेप वाइज है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप खुद देखो, इसी को एक रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पहली रिएक्शन से यहां तक आने में कितने क्लोरीन लगे, 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन लगे, है कि नहीं, 6 क्लोरीन लगे, तो इसका मतलब मैं अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पे लगाता हूँ 3Cl2, 3Cl2 का मतलब क्या हो गया, 6 क्लोरीन, 6 में से 3 इधर जाएंगे और 3 HCl के पास जाएंगे, और HCl कितने बने, 3 बार बने, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया 3HCl। तो ये हो गया आपके वन स्टेप रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में सब हो गया। मीथेन था, 3Cl2 ऐड किया, तो 3Cl2 का मतलब क्या हो गया 6 क्लोरीन, और तो 6 में से 3 जो है वो जाएंगे इसके पास, तो 3 जब जाएंगे तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे भी, तो 3 क्लोरीन इसके 3 हाइड्रोजन इसके, इसने बना लिया 3HCl, और जो 3 क्लोरीन इसके अंदर गए हैं तो 3 क्लोरीन एक हाइड्रोजन क्या बना, CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये हो गई वन स्टेप रिएक्शन। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन में बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना सब्स्टिट्यूशन में। सीधा आते हैं आप एडिशन रिएक्शन में, जो कि इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब भाई सिंपल तौर पे कि कुछ चीज ऐड कर रहे हो, और ऐड किस में कर पाओगे, जिसमें किसी चीज को एक्सेप्ट करने लायक जगह होगी उसी में तो ऐड कर पाओगे, जिसमें स्पेस ही नहीं है उसमें और कैसे ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाला। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें और कुछ चीज फर्दर ऐड नहीं हो सकती, तो जब उसमें कुछ फर्दर ऐड हो ही नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कुछ भी आप डालो और उसमें मिक्स नहीं होगा। जैसे कि सिंपल सा ले लेते हैं, शुगर सोल्यूशन आपने ले लिया, एक ग्लास था, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच 3 चम्मच डालते गए, डिसॉल्व होते गए, डालते गए, डिसॉल्व होते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो 8वें या 10वें चम्मच पे एक पॉइंट ऐसा है कि जब वो डिसॉल्व होनी बंद हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, यानी सोल्यूशन क्या है आपका सैचुरेट हो चुका है, उसके अंदर अब स्पेस ही नहीं बची और चीनी लेने के लिए और शुगर ऐड करने के लिए, तो वो सैचुरेट हो गया, यानी उसमें और ऐड नहीं हो सकता। और जब तक वो ऐड हो पा रहा था तब तक सोल्यूशन क्या था आपका अनसैचुरेट, यानी उसमें आप और ऐड कर सकते थे। तो हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट भी वही है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, जिसमें आप फर्दर ऐड नहीं कर सकते, जो कि थे आपके सिंगल बॉन्ड वाले। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले थे, इनमें आप फर्दर ऐड कर सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है यानी डबल और ट्रिपल है, वो इसीलिए है क्योंकि उसमें आप और कुछ ऐड करके ट्रिपल से डबल बना सकते हो और डबल से सिंगल बना सकते हो। लेकिन जो आपके सैचुरेटेड है इसमें और कुछ ऐड हो ही नहीं सकता। सिंगल से ऐसा नहीं है नो बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल लास्ट है एटमोस्ट, इससे ज्यादा छोटा बॉन्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें एडिशन रिएक्शन करनी है, तो एडिशन रिएक्शन किस में करेंगे, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में, क्योंकि सैचुरेटेड में तो ऐड कर ही नहीं सकते। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमें क्या बनाना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे, एक ले लेते हैं, जैसे इथाइन ले लेते हैं। इथाइन क्या आपके पास C2H2, ठीक है। फॉर्मूले में अगर आप देखो, स्ट्रक्चर के फॉर्म पे देखो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है और यहाँ पे H हो गया। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, टूट के डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने के लिए कुछ और आना चाहिए ना यहाँ पे, जो जब बॉन्ड जाए तो उसको कुछ जगह ले सके। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन जब हमने ले ली तो हुआ क्या, अब कार्बन को तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 इसके हो गए, 1 2 3, 1 2 3। जो चौथा बॉन्ड जो इसने आपस में बना रखा था, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया तो किसके साथ बनाएगा, अब वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, यानी इथाइन से क्या बन गया, ये इथीन C2H4। अब भी अनसैचुरेटेड है, इसको फर्दर और सैचुरेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैं इसमें और हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं क्योंकि डबल बॉन्ड है, अब 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दी, अब कार्बन कार्बन में हो गया सिंगल बॉन्ड,
इनिशियली 2 थे, पहले इस रिएक्शन के बाद 2 और आए थे, अब दोबारा से एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये क्या बन गया CH3 और बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड यानी C2H6। ट्रिपल से बना डबल और डबल से क्या बन गया आपका सिंगल, तो इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और क्योंकि इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो इस एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम भी क्या है हाइड्रोजनेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू मेक देम सैचुरेटेड इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन की मदद से की गई एडिशन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। समझे बात, सिंपल सा है। अब ये तो हो गई स्टेप वाइज रिएक्शन। अगर इसी को एक ही रिएक्शन में सीधा सीधा आइन से इन बनाना हो तो कैसे करेंगे, जैसे अगेन यही ले लेते हैं, आपके पास क्या है C2H2, क्या आपका C2H2 मतलब इथाइन, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और आपको क्या करना है इसको सैचुरेट करना है किसके अंदर अल्केन के अंदर यानी इथेन के अंदर, जो कि आपका C2H6 फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हमें C2H2 से कहां जाना है C2H6 पे जाना है, सीधी सी बात है। अब ये देखो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन तो उतना ही है, हाइड्रोजन कितने लगे यहाँ से यहाँ आने में, 2 थे 6 पे आना, कितने हाइड्रोजन लगे 4 हाइड्रोजन लगे, तो इसके अंदर सीधा सीधा क्या कर दोगे 2H2 ऐड करो, तो क्या बन गया C2H6, काम खत्म। और अगर ये बोल दिया जाता कि C2H2 यानी इथाइन से इथीन बनाना है, डबल बॉन्ड वाला बनाना है, तो भाई डबल बॉन्ड का मतलब क्या है C2H2 आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है C2H4, तो 2 से कितने हाइड्रोजन और चाहिए हमें 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो इसमें सीधा सीधा क्या कर दोगे H2 ऐड कर देंगे, सिर्फ H2 ऐड करेंगे, तो क्या बन गया ये C2H4। ये वन स्टेप रिएक्शन हो गई सीधा सीधा, ठीक है ना, सिंपल है, सीधा सीधा हाइड्रोजन को आपको ऐड करना है। लेकिन सीधी सीधी चीजें रहने का देते हैं केमिस्ट्री में, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है जब हाइड्रोजन के अलावा क्या दे देंगे यहाँ पे हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, और जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था आपके पास C2H4, C2H4 का मतलब क्या था इथीन था, और इथीन से क्या बन गया आपका इथेन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, हाइड्रोजन ऐड करना था हमने कर दिया यार, दो हाइड्रोजन की जरूरत थी H2 ऐड कर दिया। अब कॉम्प्लिकेट कब हो जाएगा जब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या दे दिया आपको Cl2 या ब्रोमीन दे दिया, अब बताओ क्या करें, कुछ नहीं करना, चीजें वही रहेंगी, सब सेम रहेगा, एडिशन है ना C2H4, इसका मतलब क्या था ये था C2H4, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया ब्रोमीन ऐड किया, ब्रोमीन ऐड करने का मतलब क्या है Br और Br को हमें इसमें ऐड ही तो करना है, जगह है अनसैचुरेटेड है, अकोमोडेट करने की इसमें जगह है, डबल से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। C2H4 ये आपका पहले से था ही, अब क्योंकि इसको अकोमोडेट करना है तो अपना डबल हटा के क्या करना पड़ेगा सिंगल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका ब्रोमीन, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका C2H4Br2, ये हो गया आपका, ये भी सैचुरेटेड है, पर नाम क्या है इसका, नाम कॉम्प्लिकेटेड हो गया डायब्रोमो इथेन, डाई मतलब क्योंकि 2 ब्रोमो है, और इथेन मतलब 2 कार्बन है, सैचुरेटेड वाले हैं, तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। पहली बात तो 95% आना सिर्फ हाइड्रोजन में से, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी अगर आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या दे दिया Br2 दे दिया, देंगे सारे हाइड्रोजन से मिलते H2 है ना, तो या तो Cl2 आएगा Br2 आएगा, सब कुछ सेम करना है, बस जहाँ हाइड्रोजन 2 ऐड किए थे वहां पे क्या 2 ऐड कर दिया आपने ब्रोमीन ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन सेम सेम थे तो इसमें ऐड हो गए थे, लेकिन ब्रोमीन को आपको अलग से बताना पड़ेगा, क्लोरीन आ जाए तो भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो Br2 ये Cl2 होता तो क्या बन जाता है C2H4Cl2 डाइक्लोरोइथेन, आयोडीन आ जाता यहाँ पे आपका I2 हो जाता, तो तब भी सेम होता, Br Br की I होता C2H4I2 डाइआयोडोइथेन हो जाता वो, समझे बात को। तो 2 टाइप के एडिशन हो गए, एक तो हाइड्रोजन डाल के जिसको बोला आपने हाइड्रोजनेशन, और एक आपने हेलोजन को डाल के इसको बोलेंगे हेलोजिनेशन, लेकिन ये आपका है नहीं, बस ऊपर ऊपर से समझ लो। और एक तीसरी और जान लो बिल्कुल एक्स्ट्रा लास्ट, वो है आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन सुना सुना से लगता है ना, डिहाइड्रेशन मतलब जिसमें से पानी का मॉलिक्यूल जा रहा है, और हाइड्रेशन मतलब जिसमें पानी का मॉलिक्यूल आ रहा है। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो है आपकी, अल्कोहल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा था कि अल्कोहल में से जब वाटर को रिमूव कर देते हैं क्या बन जाता है इथीन, नहीं पढ़ा तो फटाफट से देखो,
ये आपके पास C2H5OH है, C2H12345OH, ठीक है, C2H5OH। डिहाइड्रेशन में हमने क्या किया था, इसमें से वाटर को रिमूव किया था इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जिसको हमने हीट किया था 170 डिग्री सेल्सियस तक। भूल गए होंगे वैसे तो। इसमें आपने H2SO4 डाल के 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया था, तो इसमें से क्या हुआ, H2O रिमूव हो गया। अब H2O जब रिमूव होगा तो होगा क्या, OH और एक H, H2O आपका रिमूव हो गया, यानी ये आ गया H2O अलग से। तो बचा क्या आपके पास, C21234 H4, C2H4, और भाई साहब C2H4 क्या है, इथीन, एक अल्कीन। यानी क्या हो गया, अल्कोहल को आपने क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड बना दिया। इसने हमने इस रिएक्शन में हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन यानी पानी को रिमूव कराया। अब यही वापस से ले लेते हैं C2H4 और इसके अंदर आप पानी मिला दो, ऐसे देख लो C2H4। अब इसमें आपने पानी ऐड कर दिया, यानी क्या कर दिया हमने, हाइड्रेशन। हो अभी भी एडिशन रही, लेकिन किस चीज की, पानी की, इसलिए नाम क्या, हाइड्रेशन। तो जब पानी ऐड कर दिया, H2O का मतलब क्या हो गया, HOH। तो सब तो सेम है आपका, C2 ही रहेंगे, C आपके 2 ही रहे, H आपके यहाँ पे 4 ही थे, लेकिन अब क्या आ गया, H2O आ गया। H2O का मतलब H और OH, तो OH भाई साहब यहाँ लगा देते हैं, OH ये हो गया, और एक H आप यहाँ लगा देते हैं। तो अब इसके पास सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड से वापस से सैचुरेटेड बन गया और अल्कोहल में चेंज हो गया। तो ये भी एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। इसके अंदर अनसैचुरेटेड यानी इथीन के अंदर हमने जब वाटर को ऐड किया तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। तो ये भी एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। तो 3 एडिशन रिएक्शन आपने देखी। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन और मोस्टली आज है वो आपकी हाइड्रोजनेशन है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना है। C2H2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो C2H4 बन जाएगा, फिर दोबारा से हाइड्रोजन ऐड करोगे तो C2H6 बन जाएगा। ये सिंपल मोस्ट कॉमन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। फिर हाइड्रोजनेशन के अलावा अगर वहां पे, मतलब हाइड्रोजन के अलावा अगर वहां पे हेलोजन आ जाए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए, तो वो हो गई हेलोजिनेशन। और इसके भी अलावा अगर वाटर आ जाए तो क्या बन गया, वो हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसलिए बताइए क्योंकि अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपने पढ़ी थी, तो डिहाइड्रेशन पढ़ी है तो इसी का रिवर्स क्या हो गया आपका, हाइड्रेशन, जो कि पार्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन है। तो इसी के साथ एडिशन रिएक्शन भी आपकी खत्म होती है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस अब शुरू होती हैं। एप्लीकेशंस क्या है, और क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी तरीके से आता है, बट आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने वाली। यानी कोई भी आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, कनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, राइस ब्रान हो गया, कोई भी वेजिटेबल ऑयल है, जब उसके अंदर हाइड्रोजनेशन करेंगे यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, तो वो ऑयल जो है आपका चेंज हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, जो कि होते हैं आपके वेजिटेबल घी यानी वनस्पति या डालडा जिसको बोलते हैं। समझ आई बात? तो उसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। ये आपकी रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है आपका वेजिटेबल ऑयल। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी क्या है, अनसैचुरेटेड है। और आर आर का मतलब क्या बताया था, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं चेन के अंदर। तो ये आपका हो गया फैट का स्ट्रक्चर, और कौन सा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड को हमने क्या किया, सैचुरेट किया, इसमें क्या ऐड किया हमने, हाइड्रोजन। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। ना हाइड्रेशन ना हेलोजिनेशन, एडिशन किसका, हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजिनेशन। और इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है, निकल या पैलेडियम। तो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो आपको क्या मिला, सब कुछ सेम था, कार्बन कार्बन 2 थे, कार्बन कार्बन 2, आर 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 आर, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसका डबल बॉन्ड हट के क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे उसकी जगह क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन। तो ये अनसैचुरेटेड से किस में चेंज हो गया आपका, सैचुरेटेड में, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल घी। और ये वेजिटेबल घी अलग है उस घी से जो कि आपका मिल्क से निकलता है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क से। उसको नॉर्मल लेमन टर्म में देसी घी बोलते हैं। उसका प्रोसेस इंटायरली अलग है, इसका प्रोसेस इंटायरली अलग है। ये वेजिटेबल घी है, वनस्पति। देखो है ये भी घी वनस्पति घी, और है वो भी घी जो आपका मिल्क से बन रहा है। मिल्क से आपका क्रीम बनता है, क्रीम को चर्न करते हो फिर आपका घी बनता है, तो है वो भी घी। तो दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा है, ये वाला या वो वाला, जबकि इसके नाम में तो वेजिटेबल आ रहा है।
तो भाई जो बेनिफिशियल है वो है आपका काऊ वाला, जो मिल्क से बनता है, मिल्क को चर्न करने के बाद आपको मिलता है, वो वाला बेनिफिशियल है जिसको देसी घी बोलते हैं। ये जो वनस्पति घी है, एक डालडा, एक वेजिटेबल घी, ये हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा। देखो एक्सेस में तो हर चीज हार्मफुल है। मान लो आप सोचते हो कि जो आपका काऊ वाला घी है उसको आप ढेर सारा खा लेते हो, दिन का 250-250 ग्राम खा रहे हो, परांठे में भी चल रहा है, दाल में भी चल रहा है, घी में भी चल रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, बैठे हुए आराम से टीवी के सामने नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो ये हार्मफुल तो वो भी है, ठीक है ना। फैट तो वो भी नुकसान देगा ही। एक्सेस अमाउंट में हर चीज हार्मफुल होती है, लेकिन कंपैरेटिवली इसके मुकाबले वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जब हम बेनिफिशियल नुकसान की बात करें तो उसमें ऐसा क्या है जो बेनिफिट या नुकसान पहुंचा रहा है, तो शॉर्ट में फटाफट से समझो, दो टाइप के फैट होते हैं आपके पास, एक होता है आपका एलडीएल और एक होता है आपका एचडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपिड और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपिड, लिपिड म्हणजे फैट, ठीक है ना। तो एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपिड जो है वो आपके लिए क्या है, खतरनाक है, और एचडीएल जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। फैट तो बॉडी में चाहिए एनर्जी के लिए, ठीक है, और वो एचडीएल बेनिफिशियल है। एलडीएल क्या करता है, एलडीएल आपकी आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, आर्टरीज के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज क्लॉग होनी, बंद होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो क्या है, धीरे धीरे कम होता है, आर्टरीज नैरो होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खतरा बनता है स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, ठीक है। जरा सा भी कुछ फिजिकल वर्क करोगे आपकी सांस चढ़ने लग जाती है, ड्यू टू दिस टाइप्स ऑफ फैट। वेजिटेबल घी जिसको हम सैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं। और अब मार्केट से कोई भी चिप्स का पैकेट ले लो, कोई भी बिस्किट वगैरह का पैकेट लो, पीछे इंग्रेडिएंट्स पे देखो क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ट्रांस फैट लिखा होगा या सैचुरेटेड फैट लिखा होगा, तो दोनों है क्या, ये आपका वेजिटेबल ऑयल था, इसको जब आपने फर्दर प्रोसेस किया, हीट किया, तो पहले आता है आपका ट्रांस फैट, फिर उस ट्रांस फैट को भी जब आप फर्दर और ज्यादा हीट करते हो, प्रोसेस करते हो, तब आपको मिलता है सैचुरेटेड फैट, जिसको घी बोलते हैं। ये जो प्रोसेसिंग का पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरे फैट को हार्मफुल बना देता है, जिसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके अंदर किसका अमाउंट बढ़ जाता है, आपका एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपिड, जो कि आपके लिए खतरनाक फैट होता है। देखो एक्सेस में तो एचडीएल भी हार्मफुल है, एलडीएल और एचडीएल का जो रेशियो अगर बैलेंस में रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोनों में से कुछ भी ज्यादा होने लग जाएगा, और खास तौर से एलडीएल अगर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत आती है, इसकी वजह से ओबेसिटी होनी शुरू हो जाएगी, मोटापा, थोड़ा सा कुछ फिजिकल वर्क किया, थक गए, सांस चढ़ने लग गई, क्यों, इन फैट्स की वजह से। तो सैचुरेटेड फैट यानी वेजिटेबल घी यानी डालडा या वनस्पति, ये आपके लिए हार्मफुल है। और चलो चिप्स और बिस्किट्स में तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पीछे आपने देखा इंग्रेडिएंट देखा, सैचुरेटेड फैट है, छोड़ दिया, हालांकि छोड़ने कोई नहीं वाला, रुकने कोई नहीं वाला, सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है। लेकिन और ये भी सुना होगा ना, देसी घी की मिठाइयां हैं और देसी घी में हमारा सारा खाना बनता है, खासतौर से होटल और रेस्टोरेंट वाले क्लेम करते हैं, तो भाई वहां पे भी जरा चेक करो, कर सकते हो तो, कि उनका भी जो देसी घी के नाम पे जो घी लगा रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, आपका डालडा है, वनस्पति घी है, इसके अंदर भी चीजें डाली जाती हैं जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल आती है वो नॉर्मल जो देसी घी होता है, एक्चुअल जो देसी घी जो काऊ या बफेलो से मिलता है उसके जैसी स्मेल आती है, लेकिन यूज यही करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। बना किससे है, ऑयल से बना है आपका। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे करते हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि दुनिया कितनी ऑनेस्ट है, और जितनी ऑनेस्ट है उतनी ही ऑनेस्टली ये अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो कुछ भी जो आप कंज्यूम करते हो, आपकी बॉडी क्या है, आपकी मशीन है, उसको आप फ्यूल दे रहे हो, तो वो फ्यूल देखो कि वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर फ्यूल बॉडी में सही नहीं जाएगा तो बॉडी सही से फंक्शन करना बंद कर देगी। तो जहां जिस चीज के पीछे अगर इंग्रेडिएंट्स में लिखा है सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, उसको अवॉइड करो। कम अमाउंट में कुछ हार्म नहीं कर रहा, हफ्ते में एक बार दो बार कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप डेली ही उसको कंज्यूम कर रहे हो सैचुरेटेड फैट को, ट्रांस फैट को, तो वो आगे चल के हार्मफुल रहेगा। हार्मफुल तो वेजिटेबल ऑयल भी है, रिफाइंड ऑयल जितने भी होते हैं, जहां पे भी वर्ड आ जाए ना रिफाइंड, तो समझ लो वो नहीं खरीदना, वो हार्मफुल है आपके लिए। रिफाइंड का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस होकर आए हैं। अब हालांकि जो प्रोसेस करने का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि जैसे कि मान लो आपको कोकोनट ऑयल है, अब कोकोनट ऑयल अगर आप सही तरीके से निकालते हो, बिल्कुल कोल्ड प्रेस तरीके से निकालते हो कि उसको प्रेस करके जो उसमें से ऑयल निकल रहा है, तो उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज वगैरह भी आती हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं लेकिन इंप्योरिटीज भी आती है, और उन्हीं इंप्योरिटीज को हटाने के लिए ताकि उनकी शेल्फ लाइफ जो है ज्यादा बढ़ सके, उसको रिफाइन किया जाता है। लेकिन जब उसको रिफाइन किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और मेटल्स वगैरह को ऐड करके, तो उसके न्यूट्रिएंट्स होने लग जाते हैं कम, शेल्फ लाइफ तो बढ़ गई लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए उसके, कम हो गए। और मेन ऑयल आपको चाहिए होता है फ्राइंग के लिए, तो जो कोल्ड प्रेस वाले जो ऑयल होते हैं, यानी जो एक्चुअल तरीके से निकलते हैं, जिसको प्रेस करके बिल्कुल सही तरीके से ऑयल निकाला जाता है, वो आप फ्राई के लिए यूज नहीं कर सकते, तो वहां आपको रिफाइंड ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी बेटर है किससे,
सैचुरेटेड से। सैचुरेटेड की जहाँ बात आ जाए, सैचुरेटेड घी, वेजिटेबल घी, वो तो 100% हार्मफुल है, उसको तो देखना ही नहीं, यूज ही नहीं करना, कंज्यूम नहीं करना। ये कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है, और इसके अंदर भी जितनी रॉ फॉर्म में यूज कर सको उतना बेटर है, रिफाइंड चीजें अवॉइड करो। तो ये हो गई वर्ड ऑफ एडवाइस, मानना सुनना किसी को है नहीं, जैसा जो है वैसे चलता रहेगा, तो मुझे बस बताना था, वो मैंने बता दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। ये थे आपके अनसैचुरेटेड ऑयल, और अनसैचुरेटेड ऑयल से आपको क्या मिला, हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पार्डियम, वेजिटेबल घी यानी जो है आपका सैचुरेटेड। वेजिटेबल घी नहीं, इसके अलावा जो आपको बटर है, मार्जरीन है, ये भी आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो हार्मफुल वो भी है। आपका घी नहीं, हम बटर खाते हैं, बटर भी ये नहीं इस वाले ब्रांड का खाते हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर है, तो भाई बटर भी क्या है आपका सैचुरेटेड फैट है, वो भी हार्मफुल है, लेकिन कम अमाउंट में, ओकेजनली, कुछ भी हार्मफुल नहीं है, सब बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है, एक्सेस में हर चीज हार्मफुल है। तो बटर, मार्जरीन, वेजिटेबल घी, ये सारे यहाँ आपके सैचुरेटेड है। और इसमें सब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि घी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन गर्मी की वजह से वो मेल्ट भी हो जाता है, तो एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास सैचुरेटेड फैट है यानी घी मेल्ट हो रखा है लिक्विड फॉर्म में, और एक में ऑयल ही है। अब आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा क्या है। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है वो है आपका, अरे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो आपका ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। अब आपने लिया ब्रोमीन वाटर, आपके सामने दो टेस्ट ट्यूब थी, एक के अंदर डाला, दूसरे के अंदर डाला। जो सैचुरेटेड है उसके अंदर जो ब्राउन कलर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अनसैचुरेटेड में डालोगे यानी ऑयल जिसके अंदर होगा, उसका ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। और ये टेस्ट नॉर्मली आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है कि कौन सी जो हाइड्रोकार्बन गिवन है वो आपके सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। तो अगर टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन आए तो टेस्ट में ब्रोमीन वाटर का टेस्ट ध्यान रखना कि सैचुरेटेड के अंदर ब्रोमीन वाटर का अपना ब्राउन कलर रहता है, अनसैचुरेटेड के अंदर ब्राउन कलर उसका डिसअपियर हो जाता है यानी डीकलराइज हो जाता है। क्लियर है? तो ये हाइड्रोकार्बन का जनरल टेस्ट भी है, और वेजिटेबल ऑयल और घी का भी ये आपका टेस्ट है कि कैसे आइडेंटिफाई करके बताओगे कि बटर है या ऑयल है। तो ठीक है यार, ब्रोमीन वाटर डाल दो, बटर होगा तो कलर रहेगा, ऑयल होगा तो कलर गायब हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? ये नॉर्मली जो आपके घी आते हैं मार्केट के अंदर, उसकी मिलावट को चेक करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि घी के अंदर तेल डाल के दे सकते हैं। घी का पैकेट लेकर आए, उसके अंदर आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया, आपने क्या देखा कि वो हल्का हल्का डीकलराइज हो रहा है, इसका मतलब उसमें थोड़ा बहुत क्या है, ऑयल उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, वो डीकलराइज नहीं होता तो इट मींस प्योरली आपका सैचुरेटेड है वो आपका। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो इसी के साथ ये तीनों रिएक्शंस आपकी होती हैं, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। और हाइड्रोकार्बन की बस ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन ये तीन सही से डिटेल से पढ़ लेना, इसमें से 3-3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एस्टरिफिकेशन, यानी हम बनाएंगे एस्टर। अच्छा एक बात और, अब जो हमारा टॉपिक है एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स और सैपोनिफिकेशन और सोप और डिटर्जेंट जो भी है, अब वो हम करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। अलग तरीके से इसलिए करेंगे क्योंकि इनिशियल डेज है ना, मैं इस तरीके से लेक्चर नहीं दे रहा था कि फेस टू फेस हो रहा हो, बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसके अंदर फेसलेस वीडियो है, ठीक है, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन उसकी बेटर लगी मुझे, इसलिए मैं वो वीडियो को इसमें क्लब कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जैसे विजुअलाइज करवा रखा है, उसमें जिस तरीके से रिएक्शंस बता रखे हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो फार बेटर है। इस तरीके से कराने को इस तरीके से भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है ज्यादा बेटर तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो इसलिए मैं उसको इसमें मर्ज कर रहा हूँ। तो वो आप देखो, समझो, नहीं समझ आता तो मुझे बताओ, फिर मैं इस तरीके से फेस टू फेस मतलब बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उसमें से आपको समझ आ जाएगा। हाँ थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है उसके अंदर, पहले से बताया था, थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनिशियल डेज में वो वीडियोस रिकॉर्ड की थी, उसके अंदर मेरे पास माइक वगैरह नहीं था, तो इसलिए हेडफोन लगा के देखना, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है, समझ आ जाएगी। आराम से धीरे धीरे बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखी है, सारी चीजें और डिटेल में है। एस्टर्स का एस्टर्स भी बना के हमने देखे हुए हैं, हाइड्रोलिसिस भी कर रखी है, सैपोनिफिकेशन भी है, सोप्स का क्लीनिंग एक्शन भी है, इवन की क्वेश्चन आंसर्स भी हैं उसके अंदर उससे रिलेटेड, तो इसलिए मैं उसको इसमें मर्ज कर रहा हूँ। तो देखो समझो, नहीं समझ आया तो मुझे बताना, फिर इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा देखो एस्टर का। जी ये हैं आपके एस्टर्स। तो वीडियो में हम यही देखेंगे कि एस्टर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, देन इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, फिर इनके फॉर्मेशन की रिएक्शन जिनको क्या बोलते हैं जी एस्टरिफिकेशन, फिर एस्टर से बनाएंगे हम सोप यानी करेंगे इसका सैपोनिफिकेशन, और लास्ट में देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि जितना ज़रूरी टॉपिक को समझना है उतना ही ज़रूरी है समझना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके आ चुके हैं या क्या क्या आ सकते हैं। हाँ जी, तो एस्टर्स क्या है? एस्टर्स ना बेसिकली डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के। तुम्हारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, और तुम्हारे पास है अल्कोहल, आपस में कर रही है रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और कोई भी अल्कोहल ले लो, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स आपने H2SO4 की डाल दी और आपको मिलेगा एस्टर, साथ में वाटर। पहचान क्या, कैसे पता चलेगा एस्टर फॉर्म हो गया? जो स्मेल जो है वो आपको बहुत ही स्वीट आने लगती है, फ्रूटी स्मेल आने लग जाती है। तो क्या बन चुके हैं आपके? एस्टर तैयार हो चुका है। अब कलर स्कीम ना मैंने सेम रखी है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा पार्ट किसकी तरफ से आया है। जैसे कि येलो वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक का है और ग्रीन वाला पार्ट आपका किसका है? अल्कोहल का। तो ये जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक है और ये वाला जो पार्ट है ये आपका अल्कोहल से आया है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब, मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने डाला इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, थोड़ा सा मिक्स किया और फ्यू ड्रॉप्स हम डाल देते हैं इसमें H2SO4 की। यहाँ मेरा बन के तैयार हो गया स्वीट स्मेलिंग एस्टर, साथ में मिलेगा मुझे वाटर। तो इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल C2H5OH मेरे पास तैयार हो गया है CH3COOC2H5, और ये उसका स्ट्रक्चर। अब ये आया कैसे और H2O इसमें से कैसे रिलीज हुआ तो वो देख लेते हैं। ये था मेरे पास इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसमें से ये पार्ट CH3CO अलग हो गया, अलग कर देते हैं और OH को हम यहाँ फिलहाल अलग रख लेते हैं। देन मेरे पास अल्कोहल, अल्कोहल था C2H5OH जिसमें से H हम निकाल देते हैं और ये पार्ट C2H5O का अलग कर देते हैं। तो ये दोनों तो साथ में बना लिया इन्होंने CH3COOC2H5 बन गया एस्टर, और साथ में H2O यहाँ पे ये अलग हो चुका है HOH, तो बन गया आपका H2O। तो इस तरीके से आपके एस्टर की फॉर्मेशन होती है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया एस्टर का। अब बात करते हैं इसके नेमिंग की कि इसकी नेमिंग कैसे होगी। तो नाम तो वैसे इसका है इथाइल इथेनोएट, पर नाम आया कैसे वो एक बार समझ लेते हैं। उसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक कार्बन है तो वो क्या होता है? मैथ। दो कार्बन है तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, और उसके आगे का सफिक्स डिपेंड करता है उस पर क्या फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 कार्बन के अकॉर्डिंग उसके नेम आपको बेसिक पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर हैं आपके पास, पहला है कार्बोक्सिलिक का और दूसरा है अल्कोहल का। नेमिंग के वक्त ये रिवर्स हो जाता है, नेमिंग के वक्त पहले हम देंगे अल्कोहल को नेम, फिर देंगे कार्बोक्सिलिक को। ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कि अल्कोहल में कितने कार्बन हैं? 2, तो क्या नाम देंगे इसको? एथ यानी इथाइल। 2 हैं इसलिए इथाइल। अगर 1 होता तो मिथाइल, 3 होता तो प्रोपाइल, 4 होता तो ब्यूटाइल। तो अल्कोहल 2 कार्बन थे इसलिए इथाइल। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक की। कार्बोक्सिलिक में कितने कार्बन है? 2, तो इसलिए इसको क्या देंगे? इथेनोवेट। सेम वैसे ही अगर 1 कार्बन होता तो मिथेनोवेट, 2 हुए इथेनोवेट, 3 प्रोपेनोवेट, 4 ब्यूटेनोवेट। तो 2 कार्बन थे इसलिए इथेनोवेट। तो अल्टीमेटली इसका नाम क्या आ गया? इथाइल इथेनोवेट। ये अब देख सकते हो इथाइल आया अल्कोहल से और इथेनोवेट आया कार्बोक्सिलिक से, लेकिन स्ट्रक्चर में पहला कार्बोक्सिलिक है दूसरा अल्कोहल है। तो बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट जो है इसमें वो ध्यान रखना। क्लियर है? और बेटर क्लियर हो जाएगा इस दूसरे एग्जाम्पल से, वो समझ लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम चेंज कर देते हैं और अल्कोहल को हम सेम रखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक इस बार है C3H7COOH एंड अल्कोहल हमारे पास वही सेम है C2H5OH। इनको आपस में कराएंगे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4। ठीक है जी। नेम क्या है इसका? C3 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। और इसमें आपके पास कार्बन 2 हैं, फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल का है, तो ये हो गया आपका इथेनॉल। आपस में रिएक्ट करेंगे और आपको मिलेगा एक एस्टर। तो वीडियो को पॉज करो, सोचो कौन सा एस्टर मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका फॉर्मूला है और नेम क्या होगा उसका, फिर मैच करते हैं जी। तो हमें मिलेगा एस्टर C3H7COOC2H5 और साथ में वाटर। बिल्कुल ठीक है। आया कैसे, बना कैसे, आप थोड़ा मैच भी कर पाओगे कलर स्कीम के अकॉर्डिंग। जहाँ पे C3H7COOH में से आपके पास क्या पार्ट आया? C3H7CO, और अल्कोहल में से आपके पास C2H5O। तो लेफ्ट आउट हो गया यहाँ पे H और यहाँ पे OH, जो कि आपको यहाँ पे अल्कोहल वाटर आपको यहाँ पे मिल चुका है।
अब इसका नेम क्या है? तो नेमिंग कैसे करते हैं? पहले हम नेम देते हैं अल्कोहल को और बाद में हम देते हैं कार्बोक्सिलिक को। तो यहाँ पे 2 कार्बन है अल्कोहल ग्रुप की तरफ से, तो ये हो गया आपका इथाइल, और 3 कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। तो अल्टीमेटली नाम क्या हो गया? इथाइल प्रोपेनोएट, या फिर इथाइल प्रोपियोनेट, ये भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। और साथ में हमें मिलेगा वाटर। 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। अब तीसरा एग्जाम्पल आपको करना है और वो है आपके सामने ये। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास सामने ये CH3COH, और इस बार अल्कोहल है हमारे पास C3H7OH। आपस में ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन CONH2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, और आपको बताना है कौन सा एस्टर मिलेगा हमारे पास और उसका नेम क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे बता सकते हो। एस्टर्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। तो एस्टर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप से मिलके बनते हैं आपके एस्टर्स। कलरलेस होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी आपका लिटमस में कोई भी चेंज शो नहीं करेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका। और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी में स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, और जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब यही है CC और S डिक्रीज, कि जैसे जैसे कार्बन की चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। फिर वॉलेटाइल है, फ्लेमेबल है आपके। और अब लास्ट प्रॉपर्टी जो आप कह रहे हो यार अब तक नहीं आई, जो हम पढ़ते आते हैं मेन प्रॉपर्टी हमारी, वो क्या है जी? फ्रूटी स्मेल। स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, और यही सबसे इसका डिस्टिंग्विश करेक्टर है जो बाकी सारे कंपाउंड से इसको अलग बनाता है, कि जब कोई कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करता है तो उसमें से एक फ्रूटी स्मेल आने लग जाती है, स्वीट स्मेल आने लग जाती है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट अल्कोहल के साथ वो डिफरेंट स्मेल देता है, ठीक है। तो इसी स्मेल, इस डिस्टिंग्विश करेक्टर की वजह से वो बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि आपके परफ्यूम इंडस्ट्री में हो गया, आइसक्रीम में हो गया। क्या यूजेस है हम बाद में देखते हैं, पहले प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो सबसे मेन फ्रूटी स्मेल, देन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, एज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इंक्रीजेस solubility decreases, volatile and flammable, low melting and boiling point, colorless and neutral। 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास इसकी हो गई है। एप्लीकेशन या यूजेस जो इसके बेस्ड हैं वो इसकी मेन प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, जो कि थी आपकी क्या? स्वीट स्मेल, फ्रूटी ओडोर। तो उसी वजह से ये यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आपके पास जो भी परफ्यूम कोलोंगिया ड्यू है, अगर आप पीछे देखो तो उसमें आइल O8 करके जो भी कंपाउंड एक साथ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, इसके अंदर भी क्या है, ये आइल O8, ये भी एक एस्टर है। तो आप भी अपने उस पर देखो, अगर आप पीछे यहाँ पे कहीं भी आइल O8 है तो समझ लो वो आपका एस्टर है। तो क्योंकि ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, फ्रूटी स्मेल होते हैं, तो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस क्रिएट करने में ये यूज़ किए जाते हैं, इसलिए परफ्यूमर्स जो है इनको यूज़ करते हैं एस्टर्स को। तो पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो भी आपकी बेस्ड है सेम ओडोर के ऊपर ही, जो कि है आपकी आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग बाय फूड केमिस्ट। अब जो फूड केमिस्ट होते हैं वो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस जो फूड में आती है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर आपका ऑरेंज ड्रिंक है, मैंगो ड्रिंक है, और पीछे लिखा होता है इसके अंदर कि कंटेन नो फ्रूट। अब कोई फ्रूट नहीं है तो ऑरेंज का टेस्ट या ऑरेंज की स्मेल कैसे आ रही है, मैंगो की स्मेल कैसे आ रही है, तो वो आ रही है एस्टर की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग बाय फूड केमिस्ट इसकी सेकेंड एप्लीकेशन हो गई। थर्ड एप्लीकेशन एस्टर की थोड़ी सी इनडायरेक्ट है, जिसके अंदर एस्टर्स कुछ कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वो कंपाउंड्स फिर फर्दर और चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि है आपकी, जैसे कि एस्टर्स यूज़ किए जाते हैं टू मेक पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर्स क्या हैं? पॉलिस्टर्स नाम से क्लियर है, पॉली मीन्स मैनी, और सामने एस्टर तो है, यानी मैनी एस्टर, यानी बहुत सारे एस्टर के ग्रुप एक पॉलीमर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जनरली आपके पास 2 टाइप के आपको मिलेंगे, एक होगा आपका PLA और दूसरा आपका होगा पेट। पेट आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे बोलते हैं ना पेट बॉटल है, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से उनको हम बोलते हैं। तो पेट जो आपकी पॉलिस्टर है वो यूज़ किया जाता है आपका रिसाइक्लेबल वाटर बॉटल और पैकेजिंग के लिए, वाटर रेसिस्टेंट क्लोथिंग के लिए,
और मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी मेडिकल में यूज़ किया जाता है थ्रेड और स्टिचेस बनाने के लिए, वैस्कुलर ग्राफ्ट्स के लिए। फिर पीएलए जो आपका पॉलिस्टर है वो आपका यूज़ किया जाता है डिस्पोजेबल कप्स और जो 3D प्रिंटर होता है उसका जो मेन फिलामेंट होता है वो बनाने में। तो आप देखो कि एस्टर्स आर यूज टू मेक पॉलिस्टर्स विच आर फर्दर यूज टू मेक दिस थिंग्स। समझे? तो आपके पास 3 एप्लीकेशन यहाँ मेजर है। पहली आर्टिफिशियल सेंस, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये तो है ही मेन, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगी। तीसरी आपकी है टू यूज टू मेक पॉलिस्टर्स, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कितने टाइप के हैं, पेट है, पीएलए नहीं, बस इतना सा बताओ कि एस्टर आर यूज टू मेक पॉलिस्टर विच आर फर्दर यूज टू मेक दिस थिंग्स, जैसे रिसाइकलेबल वाटर बॉटल, वाटर रेसिस्टेंट क्लोथिंग, थ्रेड्स और स्टिचेस, डिस्पोजेबल कप्स एंड फिलामेंट्स, दैट्स इट। तो आई एम श्योर यूजेस आपको क्लियर हो गए इसके। तो अभी जो हमने रिएक्शन देखी कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल के बीच में, और जिसकी वजह से आपका एस्टर फॉर्म हुआ, इसी को ही बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है ना? तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं इसको। The reaction of carboxylic acid with alcohol in the presence of sulfuric acid to form ester is called esterification. सिंपल सी है, एक रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में और अल्कोहल के बीच में in the presence of H2SO4 sulfuric acid to form ester is called esterification। साथ में वाटर भी आपका बनता है। तो यही आपकी सिंपल सी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। अभी क्या हुआ था, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ने एस्टर बनाया था। अब एस्टर को हम ब्रेक डाउन करेंगे टू गिव बैक द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन वेयर वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड। किस तरीके से? दो तरीके से कैसे? एक है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस। अभी हमें एसिडिक वाले पे गौर नहीं फरमाना, हमें देखना है बेसिक के बारे में। बेसिक में हम क्या लेंगे? NaOH एक्वा सॉल्यूशन, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे एस्टर के साथ, यानी बॉईल करेंगे, और फिर वापस से आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और साथ में एक अल्कोहल मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एस्टर था, शुरुआत में हमने देखा था ना, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसको आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया। रिएक्ट कैसे कराया? बेसिकली हमने इसको हीट किया है इसके अंदर डाल के, और आपको क्या मिला है यहाँ पे? ये CH3COO Na प्लस C2H5OH, यानी एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट प्लस अल्कोहल। इसको हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। और अगर आप देखो तो सोप का जो फॉर्मूला है, सोप का जो स्ट्रक्चर है, वो भी यही होता है, वो भी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होते हैं। ठीक है? तो ये भी एक तरह से आपका सोप ही बन के आया है। तो इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं सैपोनिफिकेशन, क्योंकि सोप बन रहा है। ठीक है ना? तो जी हाँ, इसको यही बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया जाता है और सोप आपका बनकर तैयार हो जाता है। डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद अल्कलीज। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल्स, अब जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उसी के अंदर आपके एस्टर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हमने एस्टर की हाइड्रोलिसिस की है सोप बनाने के लिए विद अल्कली। क्लियर है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप by the hydrolysis of fats and oils with alkali is known as saponification। इसके जनरल रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार। तो जनरल रिएक्शन इसकी हो जाएगी ये, fats and oil plus NaOH gives you soap and glycerol। सपोनिफिकेशन को आप दोनों तरीके से बता सकते हो। पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के हिसाब से कि अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, जिसमें आपके पास ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। या दूसरा तरीका है बताने का इस तरीके से, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल विद अल्कलीज, जिसमें आपकी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, फैट्स और ऑयल प्लस NaOH गिव सोप एंड ग्लाइसरॉल। तो सपोनिफिकेशन को चाहे आप इस तरीके से बताओ चाहे आप इस तरीके से बताओ, दोनों ही आपके ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, और लास्ट में इनके बताने हैं यूजेस। तो डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम मैच करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, और आप इसमें सबसे पहले बताओगे। जैसे कि ये बताइए, फॉर्मेशन ऑफ सोप टेक प्लेस कहाँ जाएगा, एस्टरिफिकेशन में, सैपोनिफिकेशन में। सोप बन रहा है सैपोनिफिकेशन या एस्टरिफिकेशन जी, तो फॉर्मेशन ऑफ सोप होगा सैपोनिफिकेशन, सोप सैपोनिफिकेशन। देन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक प्लेस, जाहिर सी बात है एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर ही बनेंगे उसके अंदर, तो ये यहाँ चला गया। देन कह रहा है अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टू गिव कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड अल्कोहल, यानी हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम एस्टर को, गिव डाउन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट एंड अल्कोहल, तो ये किसके पास जाएगा, सैपोनिफिकेशन या एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या हुआ था, एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर रहे थे एस्टर बनाने के लिए, और यहाँ पे एस्टर आपका ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल देने के लिए, तो ये होगा इसके अंदर सैपोनिफिकेशन में। देन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कौन सा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है, एस्टरिफिकेशन या सैपोनिफिकेशन। किस में डाला था हमने H2SO4, एस्टरिफिकेशन में, तो ये यहाँ चला गया। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, जाहिर सी बात है ये आपका H2SO4 की में, और ये आपका इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें अल्कलीन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो NaOH आपका एक अल्कली है। फिर बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल रिएक्ट्स टू फॉर्म एस्टर, तो ये आपका यहीं आ जाएगा एस्टर्स के पास। अब बची ये दो रिएक्शन, अब इनमें आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये दो रिएक्शंस किसकी हैं, ये वाली किसकी है, ये वाली किसकी है, बताओ जल्दी। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लेके जाएं या इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लेके जाएं, आप बताइए। दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है पहले हम देख लेते हैं। इस वाली रिएक्शन में आपके पास CH3COC2H5 जो कि एक एस्टर है, वो आपका रिएक्ट कर रहा है एक बेस अल्कली से NaOH, और आपको क्या मिल रहा है CH3COONA, यानी एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और इथेनॉल C2H5OH। तो ये अभी हमने देखा किस में गया था, ये अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स टू गिव कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड अल्कोहल, तो ये रिएक्शन किसकी है, सैपोनिफिकेशन की, और ये वाली है आपकी एस्टरिफिकेशन की, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो ये आपका CH3COH एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथेनॉल गिव्स एस्टर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये डिफरेंस हो गया आपके एस्टरिफिकेशन के, ये हो गए आपके सैपोनिफिकेशन के, और रिएक्शंस इन दोनों की। अगर यूजेस देखें तो यूजेस हम देख चुके हैं। एस्टर जो होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो आपके एस्टर बनाने में यूज़ होता है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जो कि फर्दर यूज़ किया जाता है किसमें, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर या फिर आपकी फूड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, पॉलिस्टर्स वगैरह बनाने में। और सैपोनिफिकेशन किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, सोप के प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख के एस्टर का हमें बताना है कि कौन सा एसिड और कौन सा अल्कोहल इसमें प्रेजेंट है। तो एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और साथ में CC, बाकी सारे H हैं ऑटोमेटिकली। तो हम मेन इसको देखते हैं। अब अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद हो ये एस्टर का, तो इसमें कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड O वाला है, और R मीन्स कि आपके पास लॉन्ग चेन यहाँ पे भी कार्बन की है, तो मेन बात है कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड O वाला है ये पूरा आपका आता है कार्बोक्सिलिक से, और एक सिंगल O वाला जो आता है वो आता है आपका अल्कोहल से। तो अगर आप इसके अंदर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ तक है, तो इतना जो पार्ट है ये आया कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये वाला पार्ट आपके पास कहाँ से आया, अल्कोहल से। तो अल्कोहल में हमें पता है क्या होता है लास्ट में ऑल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में होता है ओइक एसिड। अब क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन क्या हो गया, एथ, यानी ये था आपका इथेनॉल, और यहाँ पे भी दो ही कार्बन है इस डबल बॉन्ड O के साथ, तो यानी क्या था आपका इथेनोइक एसिड। तो पेरेंट अल्कोहल कौन सा था, इथेनॉल, और एसिड कौन सा है इसमें, इथेनोइक एसिड। और ये कौन सा एस्टर है, ये है आपके पास इथाइल इथेनोएट। अब ये जो XYZ वाले क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी होती है अननोन कंपाउंड्स के, वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे X के बारे में हमें क्या बता रखा है कि वो आपका एक लिक्विड है, आपका फ्रीज हो जाता है,
और उसके बाद इसका फॉर्मूला भी दे रखा है C2H4O2। तो C2H4O2 यानी O2 ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्सीजन 2 बार आता है? एक ही है हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है तो हो गया एथ, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इथेनोइक एसिड। तो X के बारे में पता चल गया कि क्या है आपका इथेनोइक एसिड C2H4O2। तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं ताकि समझ में आसानी हो, CH3COOH हो गया ना, C2H4O2। अब वो कह रहा है इसको हमने मिथेनॉल के साथ हीट किया। मिथेनॉल क्या है? CH3OH, मतलब एक कार्बन और मतलब OH। तो मिथेनॉल के साथ हमने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और आपको मिलता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस Y। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस जब कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एस्टर। तो यहाँ हमें मिला एक एस्टर साथ में वाटर, लेकिन कौन सा एस्टर? CH3COOH और CH3OH। गेस करो कौन सा एस्टर मिलेगा हमें जी? यहाँ से हम लेंगे CH3CO और यहाँ से हमारे पास आएगा CH3O, तो ये आपको मिल जाएगा CH3COOCH3। अब इसका नेम देख लेते हैं, नेम क्या होगा? नेम सबसे पहले हम करते हैं अल्कोहल वाले पार्ट को। तो अल्कोहल वाले पार्ट को हम नेम करेंगे, एक ही कार्बन है तो ये हो गया आपका मिथाइल, और कार्बोक्सिलिक वाले में 2 कार्बन थे आपके पास, 2 कार्बन थे तो ये हो गया इथेनोएट। तो कौन सा एस्टर आया हमारे पास? मिथाइल इथेनोएट। तो X हमारा हो गया इथेनोइक एसिड, Y हमारा हो गया मिथाइल इथेनोएट। पूछ रहा है कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो भाई एस्टर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी CH3COH प्लस CH3OH गिव्स CH3COOCH3 प्लस H2O। क्लियर? अब डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से क्या क्या हुए, जैसे कि आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है उसको डिफाइन करो, उसकी रिएक्शन बताओ, ठीक है, वो पीछे डिस्कस हो गया। दूसरा आपके पास जैसे कि सैपोनिफिकेशन, ये क्या है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है? या फिर एक एस्टरीफिकेशन, ये रिएक्शन क्या है? इनको डिफाइन करो, इनके रिएक्शन दो, या फिर इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस भी हम पीछे देख चुके हैं इसका, ठीक है। ये तो हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके। फिर एक और आ गया आपका कि जैसे एस्टर्स, व्हाट आर एस्टर्स बताइए, या फिर इनके यूजेस बताइए, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ दोनों हमारे पीछे डिस्कस हो चुकी हैं, ये भी हो गए। एक क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं हुआ है और वो है आपका H2SO4 का रोल, कि इस पूरी रिएक्शन में खासतौर से ये जो है ना एस्टरीफिकेशन वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन में H2SO4 का रोल ही क्या है जो हम डालते हैं इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स। तो पहले वाली रिएक्शन देखते हैं हमारे पास क्या थी। एक कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है? एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ H2SO4 का काम क्या? तो H2SO4 ने दो काम किए, यहाँ पे दो पर्पस था। पहला एज अ कैटलिस्ट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो तो वाटर इसमें से रिमूव हो रहा है, रिएक्टेंट साइड्स में वाटर रिमूव हो रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो दो पर्पस है यहाँ पे आपके, पहला एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दूसरा एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के। तो अब आ गया चैप्टर का आखिरी पड़ाव, सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस देखना है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, और लास्ट में फाइनली क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सबसे पहले देखो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर सोप की बात करें तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है कि आपके पास एक अल्काइल की लॉन्ग चेन है, जैसे कि आप देख सकते हो C17H35। C17 का मतलब क्या है? 17 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग H लगे हुए हैं, और लास्ट में क्या है? कौन सा पार्ट है आपके पास? ये वाला, ये हो गया आपका आयनिक पार्ट COONA, यानी इसका नाम क्या है? सोडियम स्टेरेट, कार्बोक्सिलिक का पार्ट है ये। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर डिटर्जेंट की अगर बात करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये भी सोडियम सॉल्ट है क्योंकि इसमें भी सोडियम यहाँ पे लगा हुआ है,
लॉन्ग चेन है इसमें भी कार्बन की, लेकिन किसकी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, ठीक है। डिटर्जेंट का ये फॉर्मूला ना ध्यान रखो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोप का ध्यान रख लेना क्योंकि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हमें पढ़नी है। तो C17H35 CONA ये क्या आपका सोडियम स्टीयरेट, क्लियर है। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सोडियम एंड डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, याद करना पड़ेगा, कर लो तो अच्छा है। फिर सोप जो है फॉर्म करता है स्कम विद हार्ड वाटर, और जो आपका डिटर्जेंट है वो फॉर्म करता है लेदर विद हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ पे 2-3 नई टर्म्स आ गई, जैसे कि सबसे पहले तो स्कम क्या है, लेदर क्या है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या है। हार्ड वाटर क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी हार्ड है यानी सॉलिड है, ठीक है, या उसके अंदर आप कुछ रखोगे तो वो तैरने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हार्ड वाटर का मतलब ये है कि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है, और ये आयंस इसके अंदर कैसे आए ये डिपेंड करता है उसके सोर्स पे। मान लो आप जमीन से पानी निकाल रहे हो तो उसके अंदर जहां से पानी आ रहा है वहां पे रॉक होगा, सॉइल होगी, तो जो आयंस हैं कैल्शियम के मैग्नीशियम के वो क्या है, कंटिन्यूअसली पानी के अंदर डिसॉल्व होते जा रहे हैं। जितने ज्यादा आयंस होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के उतना ही वो क्या होगा, हार्ड वाटर होगा, और जितने कम आयंस होंगे उतना वो सॉफ्ट होता जाएगा। यानी हार्डनेस और सॉफ्टनेस किस पे डिपेंड करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पे। फिर हार्डनेस भी दो टाइप की आपके पास, एक है आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो कि हार्डनेस का करना क्या, पानी अगर सॉफ्ट है तो क्या, पानी अगर हार्ड है तो क्या। तो इससे ये कि क्लींजिंग एक्शन जो है, यानी जो हम कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के लिए जो आपको पानी चाहिए मेनली वो आपको चाहिए सॉफ्ट वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लींजिंग एक्शन को हिंडर करते हैं, रुकावट क्रिएट करते हैं। जैसे सोप की बात करते हैं, सोप से अगर आप कोई कपड़ा धोना चाहो, जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपने उसके अंदर कपड़े डाल दिए, उसके अंदर आप डिटर्जेंट क्या डालते हो, सोप डालते हो, तो सोप क्या फॉर्म कर लेगा, स्कम। अब स्कम क्या होता है, पानी के अंदर सोप गिर के देखो, एक बाल्टी ले लो, पानी भर लो, थोड़ा सा उसमें साबुन डाल दो, थोड़ी देर के बाद देखो क्या होगा, व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर आ जाएगी। तो जो व्हाइट कलर की लेयर आई है वो क्या आपकी स्कम है, वही चीज क्या है आपकी स्कम। ये स्कम इसलिए बनी क्योंकि पानी क्या था, हार्ड था, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस थे, तो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से रिएक्ट नहीं कर पाया, उसको ओवरकम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने स्कम बना लिया। तो जो स्कम है, अगर मान लो इससे आप कपड़े धोगे, मशीन में आपने कपड़े डाले हैं, पानी डाला है, इसमें आपने सोप डाल दिया, तो वो कपड़े है ना वो ग्रीसी ग्रीसी से फील होंगे, उसमें हल्की सी व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर सी रहेगी, क्योंकि जो स्कम है वो क्लीनिंग एक्शन नहीं करता सही तरीके से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप डिटर्जेंट डालते हो तो डिटर्जेंट में क्या है, डिटर्जेंट जो है वो लेदर फॉर्म कर लेता है हार्ड वाटर के साथ, यानी डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है वो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट कर लेता है, ओवरकम कर लेता है और लेदर फॉर्मेशन कर लेता है। लेदर मतलब क्या हो गया, झाग बना लेता है। तो यहाँ पे स्कम वर्ड समझ आया, स्कम क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि सोप पानी में डालने के बाद आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। यानी हार्ड वाटर के अंदर जब साबुन डालोगे तो उसमें क्या बनेगी, झाग नहीं बनके क्या बनेगी, स्कम, व्हाइट लेयर प्रेसिपिटेट हो जाएगी। और डिटर्जेंट डालोगे तो चाहे वाटर सॉफ्ट है चाहे वाटर हार्ड है, मतलब उसके अंदर कैल्शियम आयंस है या नहीं है, मैग्नीशियम आयंस है या नहीं है, वो तब भी झाग बना लेगा। इसलिए कपड़े धोने के लिए जनरली क्या यूज करते हैं हम, डिटर्जेंट। समझ आई बात। तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर हमें पता चल गई, आई कैसे हार्डनेस ऑफ वाटर आपके पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से, जो कि पानी के अंदर धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होते रहे उसके सोर्स में से। अब टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आपके पास आयंस है वो किसके हैं, बायकार्बोनेट्स के हैं। बायकार्बोनेट क्या होता है, SiO3। तो बायकार्बोनेट्स के जब आयंस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ तो वो क्या है, टेम्परेरी हार्ड है। इसका मतलब ये है कि उसको अगर आप सीधा सीधा बॉईल करोगे तो उसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं वो ऊपर अपने आप प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, उसको आप सेपरेट आउट कर लोगे और इजीली रिमूव हो जाएगा सिर्फ बॉईल करने से ही। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से आती है, सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्या होगा, सल्फेट या फिर क्लोराइड होगी, और ये सिर्फ बॉईल करने से नहीं जाएगी। आप सोचो कि बॉईल कर दोगे और रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको केमिकल डालना पड़ेगा, और कौन सा केमिकल डालेंगे हम, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा पढ़ा है ना एसिड बेस इन सॉल्ट में। तो वॉशिंग सोडा जो है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। ये और डिटर्जेंट दोनों अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं होते। इसको आप डिटर्जेंट के साथ डाल सकते हो ताकि क्लींजिंग एक्शन जो है डिटर्जेंट का और बेहतरीन हो जाए, वो और ज्यादा लेदर फॉर्म करे, क्योंकि जितना ज्यादा लेदर फॉर्म होगा उतनी ज्यादा जो है सफाई होगी कपड़े की, उतना ज्यादा क्लींजिंग एक्शन होगा। लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट का समझ आया फंडा क्या है। तो अगर यहाँ से हार्ड और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस आ जाए तो ये भी आप लिख सकते हो कि सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट नहीं होते, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और हार्डनेस क्या है आपके पास, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में क्या चीज, टेम्परेरी हार्डनेस में क्या है,
टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब ये है कि उसको आप इजीली सिर्फ बॉईल करने से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है उसको सिर्फ बॉईल करने से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो है सल्फेट और क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके लिए आपको केमिकल डालना पड़ेगा, जैसे कि वॉशिंग सोडा, ताकि उसकी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो सके, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है हार्ड और सॉफ्ट वाटर का फंडा? ठीक है, वापस आते हैं इस डिफरेंस पे। तो यह सोप का हमने देख लिया। सोडियम सॉल्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक है, इसमें सोडियम सॉल्ट लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये हो गया हमारा। ये क्या फॉर्म करेगा? स्कम फॉर्म करेगा, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और ये लेदर बना लेगा, झाग बना लेगा। किसके साथ? हार्ड और सॉफ्ट दोनों के साथ। और ये हार्ड वाटर के साथ स्कम फॉर्म करेगा, सॉफ्ट वाटर के साथ ये भी लेदर फॉर्म कर सकता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना कि डिटर्जेंट कर सकता है। तो ये सॉफ्ट वाटर का सोर्स क्या है? सॉफ्ट वाटर का सोर्स है रेन वाटर, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस कहाँ से आए हैं? रॉक से आए हैं, सॉइल से आए हैं, जमीन के अंदर। रेन वाटर कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस इतने डिसॉल्व नहीं होते जितने कि ग्राउंड वाटर में होते हैं, इसलिए सॉफ्ट वाटर का सोर्स क्या है आपका? रेन वाटर। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये स्कम फॉर्म कर लेता है, तो ये इसका जो क्लींजिंग एक्शन है, यानी जो साफ सफाई करता है कपड़ों की, वो क्या है? लेस इफेक्टिवली करता है, लेस इफेक्टिव क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप ड्यू टू स्कम। और इसका क्या है? मोर इफेक्टिव क्लींजिंग एक्शन ड्यू टू द लेदर फॉर्मेशन। चाहे वो हार्ड है चाहे सॉफ्ट है, वो क्या कर लेगा? लेदर फॉर्मेशन कर लेगा। फिर सोप्स जो हैं वो जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, और जो डिटर्जेंट है वो जनरली आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनमें और भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डिग्रेड नहीं किए जा सकते। तो ये ओवरऑल आपका डिफरेंस है सोप्स और डिटर्जेंट के अंदर। हाँ, पीएच की अगर बात की जाए तो सोप भी आपका बेसिक है, लगभग 7 से 8 शो करता है। डिटर्जेंट भी आपका बेसिक है, लेकिन कुछ डिटर्जेंट एसिडिक भी होते हैं। तो लेकिन जनरली इनको कैटेगराइज क्या किया जाएगा? बेसिक के कैटेगरी के अंदर, यानी पीएच मोर देन 7। अब देखो, हमने पढ़ा है कि डिटर्जेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से साफ कर रहा है, लेकिन जो हमें अभी पढ़ना है 10th क्लास में, वो हमें पढ़ना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप कैसे साफ सफाई करता है, कपड़े से कैसे डर्ट को रिमूव करता है। तो उसके लिए पहले सोप का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि सोप का स्ट्रक्चर होता क्या है। फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, C17H35CONA। अब इसको एक बार बना के देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। सोप का फॉर्मूला है C17H35CONA, सोडियम शेयरेट। अब इसके अंदर C17 है, तो अगर आपको चेन दिखानी है तो या तो एक नॉर्मल सा तरीका ऐसे कार्बन 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 करके दिखा सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है जैसे कि ये स्ट्रक्चर में दिखा रखा है। ये स्ट्रक्चर का मतलब है, ये ऐसे कोई डिजाइन नहीं है इसके अंदर कि ये सोप का जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इस तरीके के डिजाइन का होता है। ये जो आपको बता रखा है, ये आपकी क्या है? कार्बन की चेन है, सबसे कंडेंस फॉर्म है। इसके अंदर हर एक पॉइंट जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो C17 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। और फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है? ये आयनिक पार्ट CONA। ये हो गया आपका आयनिक पार्ट, और ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन का पार्ट। तो ये तरीका है इस लॉन्ग चेन को रिप्रेजेंट करने का, सबसे कंडेंस फॉर्म है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि यार C17 है और कार्बन हमें पता है कितनी लंबी चेन बना सकता है, तो हर बार कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन डैश करके थोड़ा दिखाएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए शॉर्ट तरीका क्या है? जिगजैग जिगजैग लाइंस के हिसाब से दिखाओ। तो ये बॉन्ड लाइंस है आपकी, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है जल्दी बन जाता है और छोटा भी दिखता है। इसको नॉर्मली भी आप बना सकते हो, जैसे पेंटेन आपने पढ़ा था, पेंटेन मतलब 5 कार्बन होता है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका पेंटेन बन गया। इसी में पेंटीन बनाना है, डबल बॉन्ड बना दो। इसी में पेंटाइन बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बना दो। हेक्साइन बनाना है, 1 कार्बन और बना दो। इस तरीके से भी बनाओगे हर क्लासेस में, लेकिन अभी फिलहाल सोप के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो। तो स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? ये सोप का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब वहां पे अगर आपको सोप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो ऐसा नहीं है आपको लिटरली काउंट करके C17 बनाना है। हाँ, लेकिन इस तरीके से जरूर दिखा देना, जिगजैग जिगजैग करके, और यहाँ पे आयनिक पार्ट बना दो 17, तो ठीक है। नहीं बना पाओ तो बस ये करके दिखा देना। जिसमें ये वाला पार्ट क्या? आयनिक हेड है, और ये क्या आपका टेल है किसकी? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डुअल पर्सनालिटी शो करता है। किस तरीके से? कि जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये है आपका हाइड्रोफोबिक, और जो आयनिक पार्ट है ये है आपका हाइड्रोफिलिक। ये है हाइड्रोफोबिक और ये है आपका हाइड्रोफिलिक। क्या मतलब है इसका? हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, फोबिक का मतलब है डर लगना, यानी ये पानी से भागेगा दूर, और फिलिक का मतलब है प्यार, यानी ये पानी के पास जाएगा। समझे बात? यानी ये पानी से चिपका रहेगा, पानी के पास जाएगा। तो जो आपका लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये पानी से अटैच नहीं होगा, क्योंकि जब आप सोप को पानी में डालोगे, हवा में तो घुलेगा नहीं, वो पानी में डालोगे। पानी में डालने के बाद जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो वाटर से अटैच नहीं होगा, ये अटैच होगा किससे? डर्ट से, ऑयल से, या ग्रीस से। कोई भी मतलब दाग धब्बा आपके
कपड़ों पे लगा हुआ है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट उससे अटैच होगा, क्योंकि जनरली जो दाग धब्बे आपके लगते हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन भाई भाई ये आपस में अटैच रहेंगे। और जो आयनिक हेड है ये आपका हाइड्रोफिलिक है, फिलिक मतलब पानी से चिपका रहेगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका किससे अटैच रहेगा, वाटर से अटैच रहेगा। और इसके इसी नेचर की वजह से कि एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है, क्लींजिंग एक्शन मुमकिन हो पाता है। कैसे? जैसे एक शर्ट ले लेते हैं और शर्ट पे लगा लेते हैं दाग, ठीक है। तो मान लो कि ये हो गई आपकी एक टी शर्ट, ठीक है, इस पे मान लो दाग लग गया। अब होगा ये कि जैसे ही आप इसको बकेट में डालोगे और बकेट के अंदर आपने क्या डाला, पानी डाल दिया, सारा इसको किससे भर दिया, पानी से भर दिया। और पानी डालने के बाद इसमें आपने क्या डाला, सोप। पानी डाल दिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोप। जैसे ही सोप पानी के अंदर जाएगा, सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके आसपास एग्रीगेट हो जाएंगे। किस तरीके से? तो जैसे ही सोप आपने पानी के अंदर डाला, सोप का जो मॉलिक्यूल था वो इस तरीके से इसके आसपास घेराबंदी कर लेगा, एग्रीगेट हो जाएगा, और ये हो गई आपकी मिसल फॉर्मेशन। अब गलती यहाँ पे ये होती है कि बच्चे जो है मिसल फॉर्मेशन में क्या समझते हैं, सोप का स्ट्रक्चर बना के आते हैं कि ये है हमारा मिसल फॉर्मेशन, ये है सोप का स्ट्रक्चर। मिसल फॉर्मेशन क्या है? ये जो इसने रेडियल स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो पैटर्न इसने बनाया है, सर्कुलर पैटर्न जो है इसका, जो एग्रीगेट हो गया है डर्ट के आसपास, इस पैटर्न को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। अब इसमें आप देखो, हाइड्रोकार्बन क्या था आपका, हाइड्रोफोबिक था। तो यहाँ पे पूरी बकेट में क्या है, पानी है, और यहाँ पे आपका डर्ट है। तो क्योंकि हाइड्रोफोबिक था तो ये किससे जुड़ा हुआ है, डर्ट ऑयल ग्रीस से जुड़ा हुआ है, जो कि शर्ट के ऊपर लगी हुई है। और आयनिक पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक था, तो इसने किसको पकड़ा हुआ है, वाटर को, H2O के मॉलिक्यूल को इसने पकड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास आएगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप या मिसल फॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो मिसल फॉर्मेशन में आपको ये चीज दिखानी है। क्लींजिंग एक्शन में भी ये डायग्राम आपको बना के दिखाना है कि आपके पास टी शर्ट है, उस पर डर्ट लगी हुई है, और उसके आसपास आपने क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया सोप का। अब इसके बाद होगा क्या, अब इसके बाद दो मेन स्टेप्स हैं जो जरूरी होते हैं, वो है आपका एजिटेशन और रिंजिंग। कपड़े को एजिटेट करना। एजिटेट का मतलब क्या होगा, मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द क्लोथ या फैब्रिक। जैसे कि वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा डालते हो और उसके अंदर मशीन क्या ऐसे घूमती है ना, तो जो घूमने का प्रोसेस है, जो फैब्रिक, जो कपड़ा आपका घूम रहा है, उसके अंदर मूव हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्लोथ्स आपके एजिटेट हो रहे हैं। या चलो मशीन नहीं है, आप नॉर्मली हाथ से धो रहे हो, तो हाथ से धोते हुए उसको जब ऐसे स्क्रब कर रहे हो या बार बार आप उसे ऐसे नीचे मार रहे हो, पटक रहे हो, तो वो भी क्या है, आपका एजिटेट कर रहे हो। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है ताकि जो आपका सोप वाला जो वाटर है वो अच्छे से क्लोथ के आर पार जा सके और डर्ट जो है वो उससे डीअटैच हो सके, रिमूव हो सके। फिर उसके बाद आता है रिंजिंग। रिंजिंग का मतलब क्या होगा, रिंजिंग मतलब बार बार आप उसे पानी में से निकालते हो, निचोड़ते हो, फिर पानी से निकालते हो, फिर निचोड़ते हो। तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो सोप वाला वाटर है वो कपड़े से बाहर रिमूव हो सके। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कपड़े धोते हुए कि जब भी मशीन में कपड़े धुलते हैं तो मशीन का पानी गंदा हो जाता है, लेकिन उसमें से कपड़े बाहर साफ निकलते हैं। तो वो गंदा क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर एजिटेशन हो रही है, रिंजिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो पानी है गंदे कपड़े में से बार बार आर पार हो रहा है, तो अपने साथ डर्ट को वो लेकर जा रहा है, रिमूव कर रहा है। तो एजिटेशन और रिंजिंग का मेन पर्पस समझ आया, ताकि सोप का जो मॉलिक्यूल है वो अच्छे से क्लोथ के साथ अटैच हो सके, और रिंस करने से जब पानी उसमें से बाहर जाए तो सोप भी उसमें से रिमूव हो जाए और अपने साथ डर्ट को भी ले जाए। और वो कैसे लेके जाएगा, वो इस तरीके से देखो। लास्ट पार्ट ऑफ क्लींजिंग एक्शन को समझने के लिए चाहिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें। पहली डर्ट, दूसरी वाटर, और तीसरा सोप का मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो लास्ट में हमने क्या किया, रिंस किया। रिंस करने से क्या हो रहा है, पानी जो है वो क्लोथ में से बाहर जा रहा है, तो अपने साथ डर्ट को भी लेके जाएगा। कैसे, ये आपका पानी, और पानी के साथ कौन अटैच होता है, आयनिक हेड। तो आयनिक हेड अटैच हो गया, और आयनिक हेड के पीछे कौन है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन, जो किसके साथ अटैच होगी, डर्ट के साथ। तो जब रिंस करते हुए पानी कपड़े में से बाहर जाएगा, यानी जब पानी जाएगा तो उसके साथ आयनिक हेड, और आयनिक हेड के पीछे ये, और उसके पीछे ये, धीरे 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 सारे बाहर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कपड़ा साफ, जितनी भी गंदगी थी सारी किस में आ गई, पानी में आ गई। इसी वजह से जो आपके बकेट में वाटर होता है वो सारा आपका गंदा हो जाता है, लेकिन जो आपका क्लोथ है वो आपका क्लीन हो जाता है। समझे? तो ये था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप।
सिंप्लीफाइड। तो इस टॉपिक में सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो है आपका ये कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो अब आपकी स्क्रीन पे इसका एक आंसर आएगा, उस आंसर को 2 मिनट थॉरली रीड करो, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आंसर क्या कह रहा है? आंसर कह रहा है कि सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो एक बार दोबारा सोप के मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ये आपका सोप का मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। नाउ द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज द आयनिक एंड विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये किसके साथ अटैच हुआ था? पानी के साथ। और ये आपका इनसॉल्युबल है पानी में, तो ये किसके साथ अटैच हुआ था? डर्ट के साथ। देखा था अभी हमने। नाउ व्हेन द डर्टी क्लोथ्स आर पुट इन द वाटर कंटेनिंग सोप, द सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ रेडियली विद द हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच्ड टू द डर्ट एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच्ड टू द वाटर। कैसे? ये अभी देखा हमने, ये डर्ट थी हमारी और इसके आसपास सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज हो गए थे। ये स्पेरिकल एग्रीगेशन इन्होंने बना लिया था, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न है ये आपका क्या है? रेडियल पैटर्न। द सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ रेडियली विद द हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच्ड टू द डर्ट एंड द हाइड्रोफिलिक एंड अटैच्ड टू द वाटर, ठीक है जी। और दिस स्पेरिकल एग्रीगेशन, स्पेरिकल अरेंजमेंट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसल। इसको क्या बोलते हैं? मिसल फॉर्मेशन। नाउ व्हेन द क्लोथ्स इज एजिटेटेड एंड रिंस रेपिटेडली, मतलब जब क्लोथ्स को स्क्रब करते हैं, रब करते हैं, मशीन में घुमाते हैं और पानी में से बार बार उसको निकालते हैं, रिंस करते हैं, द डर्ट एंड ट्रैप बाय द सोप मॉलिक्यूल्स सेपरेट्स फ्रॉम द क्लोथ। ये हमने देखा था, डर्ट एंड ट्रैप बाय द सोप मॉलिक्यूल्स सेपरेट बाय द क्लोथ। क्यों? पानी जाएगा, पानी के साथ आयनिक जाएगा, आयनिक के साथ डर्ट भी बाहर जाएगी। इसी वजह से ड्यू टू विच द वाटर बिकम्स डर्टी बट द क्लोथ्स गेट क्लीन। क्लियर है ये आंसर? तो इस आंसर को रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ भी कर सकते हो और चाहो आपको सूट करता है तो आप इसको लिख भी सकते हो। समझे? अब देखो मेन क्वेश्चन तो हमारा डिस्कस हो गया कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब इसी से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं तो एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर मिसल्स। बहुत ही सिंपल सा है, अभी हमने बात की कि जो स्पेरिकल एग्रीगेशन है सोप मॉलिक्यूल की अराउंड द डर्ट इज नोन एज मिसल। ये तो सिंपल है। सेकेंड, वाई डज मिसल फॉर्म व्हेन द सोप इज एडेड टू वाटर। और इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है कि विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। समझे कि पानी में मिसल फॉर्मेशन क्यों हो रही है, तो क्या इथेनॉल के अंदर भी मिसल फॉर्मेशन होगी? बताओ, पहले समझ लेते हैं। वाटर जो है वो है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इथेनॉल जो है वो है आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है जी। और हमने अभी देखा था कि जो सोप का मॉलिक्यूल है उसमें एक आयनिक पार्ट था और एक हाइड्रोकार्बन पार्ट था। तो आयनिक पार्ट क्योंकि इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल है इसलिए वो H2O के साथ अटैच हो गया था और हाइड्रोकार्बन वाला इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं है इसलिए वो डर्ट के साथ अटैच होता है। डर्ट के साथ क्यों? क्योंकि डर्ट कंटेन ऑयल एंड ग्रीस जो कि जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो अब इथेनॉल हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये पार्ट भी हमारा ऑर्गेनिक है तो ये भी इसके अंदर सॉल्युबल है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी इसमें सॉल्युबल है और ऑयल और ग्रीस भी इसके अंदर सॉल्युबल है। तो इथेनॉल के अंदर तो सभी सॉल्युबल हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं अटैच होने के लिए, मिसल फॉर्मेशन करने के लिए। इसीलिए इथेनॉल या और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी, पानी के अंदर होगी। क्लियर है? और क्यों होगी? क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक होने की वजह से आयनिक पार्ट अटैच हो जाता है और ये आपका अटैच नहीं हो पाता, इसीलिए ही डर्ट से ये अटैच होता है। क्लियर है? फोर्थ, वो भी सिंपल है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिसल। इसमें आपको थोड़ा एलैबोरेट करके मिसल फॉर्मेशन बताना होगा। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, डर्टी क्लोथ्स डालेंगे, स्पेरिकल एग्रीगेट बनेगा, इस तरीके से। लास्ट, why is agitation necessary to get clean clothes?
एजिटेशन क्यों नेसेसरी है भाई? इसलिए नेसेसरी है कि इरिटेशन में हम क्लोथ को रब करते हैं, बीट करते हैं, मशीन में घुमाते हैं ताकि सोप वाला पानी जो है अच्छे से क्लोथ एब्जॉर्ब कर सके, और जब हम उसको सही से एजिटेट करें तो डर्ट जो है वो बाहर जा सके। रिंजिंग का भी सेम पर्पज़ है, बार बार उसको रिंस करेंगे तो पानी बाहर जाएगा, पानी के अंदर सोप मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल ने पकड़ रखा है डर्ट को, तो वो सारा आपका बाहर जा सके। क्लियर? फाइनली हो गया आपका चैप्टर खत्म, फिनिश, ओवर, खलास। अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर। और आज का जो टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड सोप वर्सेस डिटर्जेंट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसको करना रिवाइज, करना तो सब कुछ है रिवाइज, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है वो ज्यादा अच्छे से करना। और जिन्होंने पहले भी नहीं कर रखा, पहले वाले जो पार्ट्स थे या इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो नहीं कर रखे, तो कर लो भाई, टाइम नहीं है अब, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक बार समझ जाओगे तो चैप्टर बहुत इजी है। अल्कोहल की, कार्बोक्सिल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनके जो टेस्ट हैं, सारे ध्यान रखने हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट था जो आपने दूसरे तरीके से देखा, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा, और आ भी जाना चाहिए भाई, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। सिंपल सरल तरीके से बता रखा था, बल्कि इससे ज्यादा ही स्लो तरीके से बता रखा है, तो समझ आ जाना चाहिए। फिर भी अगर ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो पढ़ो, मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आदियोस।